हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मनीष सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं मॉडल सेट। कौन सा कौन सा क्लास? तो क्लास 12 और हमारा पेपर क्या है? अकाउंटेंसी। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम टिपिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं। ठीक है ना। क्लास 12 अकाउंटेंसी पेपर का है ये मॉडल सेट, और ये मॉडल सेट आपका बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम का है। ठीक है, यानी कि आप इस मॉडल सेट को बना लोगे तो एक तरह से आपको एग्ज़ाम का, फाइनल एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने में क्या होगा, आसानी होगा। ठीक है, क्योंकि इस मॉडल सेट से आपको हेल्प मिलेगा कि आपसे एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप उसका प्रिपरेशन कैसे करोगे। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चंस आपके पास होता है 138 क्वेश्चन, यानी कि 138 क्वेश्चन। इसमें 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू के होते हैं, उसमें से आपको 50 बनाने होंगे। और 30 क्वेश्चंस आपका 2 मार्क्स पर क्वेश्चन का होता है, उसमें से आपको 15 बनाने होते हैं। और 8 क्वेश्चन जो रहेगा, जो 5 मार्क्स पर क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको 4 बनाने होंगे। ठीक है, तो 50 आपका एमसीक्यू, यानी 50 आप पर एमसीक्यू कितना मार्क होता है, 1, यानी कि 50। और 15 क्वेश्चन आपको बनाने हैं आउट ऑफ 30, उसका पर क्वेश्चन कितने मार्क्स होगा, 2 मार्क्स, यानी कि 30। और 8 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चंस बनाने हैं, और पर क्वेश्चन कितना मार्क्स होता है, 5, यानी कि 20, यानी कि टोटल 100 नंबर का आपका 100 मार्क्स का क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो एमसीक्यू के लिए OMR सीट यूज होता है, तो आप लोग 10th के एग्ज़ाम में दिए होंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि 15 मिनट का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, जिसमें आप क्या करते हो, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग करेंगे एमसीक्यू। और स्टूडेंट्स, एक बात मैं बता दूं कि इस लेक्चर को हम 2-3 पार्ट्स में करेंगे, क्योंकि बहुत ही लंबा लेक्चर है। ठीक है, तो सभी बच्चे इस लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रॉपर्टी एज अ रिजल्ट ऑफ द विल ऑफ द डिसीज पर्सन इज कॉल्ड। ठीक है, देखो मान लो कोई पर्सन है, मान लो एक्स नाम का, और इसके पास 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है। ठीक है, और इसकी इच्छा है कि अगर इसका डेथ हो जाएगा तो इसका सारा प्रॉपर्टी मान लो वाई नाम के पर्सन को मिल जाएगा। ठीक है, तो वाई को जब एक्स का डेथ हो जाएगा तो एक्स का सारा प्रॉपर्टी एक्स के इच्छा पे, एक्स के विल पर किसको मिल जाएगा, वाई को मिल जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं, आप लोग सुनते होंगे, वसीयत। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लीगेसी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी एज अ रिजल्ट ऑफ द विल ऑफ डिसीज पर्सन इज कॉल्ड लीगेसी। ठीक है, लीगेसी जो होता है ना, एक तरह का रिसिप्ट है। लीगेसी क्या है, रिसिप्ट है। और रिसिप्ट आपका 2 तरह का होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक होता है आपका कैपिटल रिसिप्ट्स। अब तुम लोग बताओ स्टूडेंट्स, ये लीगेसी जो है कौन सा रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसीट्स या कैपिटल रिसिप्ट्स? तो कहेंगे लीगेसी जो होता है ना, वो कभी कभी मिलता है। ऐसा थोड़ी कि कोई आदमी मर गया तो हमेशा मर ही रहा हो आदमी। ठीक है, हमेशा वसीयत बनी रहा हो। तो लीगेसी क्या होता है, नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। और जो नॉन रेकरिंग नेचर का है वो आपका कौन सा रिसिप्ट्स कहलाएगा, कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब वह रिसिप्ट या वह रिसिप्ट्स जो नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, मतलब कि जो कभी कभी रिसिप्ट हो। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या आ जाएगा, जो रेकरिंग नेचर का होता है। कौन सा नेचर, जो रेगुलर रिसिप्ट होता हो। जैसे कि हम कोचिंग चला रहे हैं तो हम क्या है, आपसे फ़ी ले रहे हैं, तो फ़ी हमारा क्या हो गया, फ़ी हमारा क्या हो गया, रेगुलर रिसिप्ट है हमारा। तो ये हमारा फ़ी जो है कौन सा रिसिप्ट हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स को एनपीओ में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा साइड दिखाया जाता है, इनकम साइड दिखाया जाता है। और कैपिटल रिसिप्ट को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है, क्योंकि लायबिलिटी है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी एज अ रिजल्ट ऑफ द विल ऑफ द डिसीज पर्सन इज कॉल्ड लीगेसी, यानी कि जो आदमी मर जाए तो उसकी इच्छा से जो संपत्ति मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीगेसी, यानी कि वसीयत। होनोरारियम क्या होता है, होनोरारियम ध्यान से सुनना। मान लो ये एक स्कूल है,
मान लो सपोज़ करो मेरा स्कूल है ये, ठीक है, और मैंने क्या किया, मेरे पास 4 टीचर ऑलरेडी है। एक टीचर अकाउंट्स का हो गया, एक टीचर इकोनॉमिक्स का हो गया, एक बिजनेस स्टडीज़ का हो गया, एक इंग्लिश का हो गया और एक हिंदी का। मेरे पास ऑलरेडी 5 टीचर्स हैं, जिससे हम अपना काम चला लेते हैं। अब बच्चे को थोड़ा सा, बच्चे का स्किल बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है, कंप्यूटर टीचर को हायर किया, ठीक है, और बोला कि आप आइए मेरे स्कूल में और 2 आप क्या कीजिए, आप कुछ मंथ, 1 मंथ 2 मंथ बच्चे को थोड़ा कंप्यूटर सिखा दीजिए, हम आपको मेहनताना देंगे, ठीक है ना। तो ये टीचर का मान लो नाम दे दो, सी नाम दे दो, ये कंप्यूटर टीचर है। तो ये क्या करेगा, मेरे स्कूल में आया, 2 महीना क्या करेंगे, ये हमारे बच्चे को पढ़ाएगा और हम इसको क्या देंगे, मेहनताना देंगे। क्या देंगे, फ्री में थोड़ी ना पढ़ाएंगे, इसको हम लोग देंगे मेहनताना, यानी कि रेमुनरेशन। अब यहाँ पे तुमको एक चीज़ पता लगाना है कि हमारे स्कूल का रेगुलर एम्प्लॉय कौन है और नॉन रेगुलर एम्प्लॉय कौन है। तो कहेंगे ये सारे टीचर जो हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, इंग्लिश, हिंदी के, ये हमारे रेगुलर एम्प्लॉय हैं। तो इनको हम हर महीने क्या देते हैं, सैलरी देते हैं, इनके मेहनताना के रूप में, इनके रेमुनरेशन के रूप में। लेकिन जो सीए, जो कंप्यूटर टीचर है, ये मेरे यहाँ का रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है। ये हम क्या करते हैं, साल में, 2 साल में या 6 महीने में, 1 आध महीने के लिए हम इनको क्लास देते हैं। तो इनको जो हम रेमुनरेशन देंगे ना, उसी को कहा जाता है होनोरारियम। क्या कहा जाता है, होनोरारियम, ठीक है ना। तो होनोरारियम का मतलब क्या हो गया कि होनोरारियम एक तरह का रेमुनरेशन है जो किसको दिया जाता है, तो नॉन रेगुलर एम्प्लॉय को, जो हमारे कंपनी का या कंपनी बोल रहे हैं, हमारे एनपीओ का या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो, नॉन रेगुलर एम्प्लॉय हो, उसको हम क्या देते हैं, होनोरारियम देते हैं, ठीक है ना। तो होनोरारियम क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, ठीक है। होनोरारियम समझ गए, कौन सा एक्सपेंस होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस, और इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड दिखाते हैं, ठीक है। डोनेशन क्या होता है, तो डोनेशन क्या होता है कि किसी पर्सन से जो हमें कुछ मिल जाए, चाहे वो गुड्स मिल जाए, पैसा मिल जाए, उसको हम लोग क्या करते हैं, डोनेशन। लेकिन बदले में हमको कुछ देना नहीं पड़ता है। जैसे मान लो मैं कि स्कूल चला रहे हैं, अब कोई एक रिच पर्सन आकर मेरे स्कूल में 1 लाख का, 1 लाख का डोनेशन दे दिया। तो ये जो 1 लाख का डोनेशन दिया ना, पहली बात कि हमारा क्या है, रिसिप्ट्स है, ठीक है, हमारा क्या है, रिसिप्ट्स है। लेकिन ये एक तरह का समझ लो कि क्या है, गिफ्ट वो दे रहा है, एक तरह समझो कि हमको क्या दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है। लेकिन बदले में स्कूल को उसे कुछ नहीं देना। ये 1 वे ट्रांजेक्शन है। कौन सा ट्रांजेक्शन, 1 वे ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया, डोनेशन। और डोनेशन बच्चों क्या होता है ना, ये 2 तरह का होता है। जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन रेवेन्यू नेचर का होता है, इसलिए इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड दिखाते हैं। एक होता है स्पेशल डोनेशन, जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया जाता है, और इसको हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। तो जनरल डोनेशन है जो रेगुलर बेस पे मिलता रहता है। तो जो रेगुलर आपका रिसिप्ट हो रहा है वो क्या है, रेवेन्यू नेचर का हो गया, वो इनकम हो गया। स्पेशल डोनेशन क्या होता है, नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए कभी कभी यही डोनेशन मिलता है। तो ये नॉन रेकरिंग का हो गया, तो इसको बैलेंस शीट में कहाँ दिखा देते हैं, लायबिलिटी साइड। तो डोनेशन एक तरह का अमाउंट होता है जो किसी पर्सन के थ्रू गिफ्ट या क्या कहते हो, कोई मनी के रूप में या गुड्स के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में मिलता है, उसे हम लोग डोनेशन करते हैं। अब बदले में कुछ कंसिडरेशन चार्ज नहीं होता, यानी कि 1 वे ट्रांजेक्शन है। जैसे मंदिर में हम दान करते हैं ना, मंदिर में मान लो एक पूजा का आयोजन हो रहा है, तो हमने क्या किया, या मंदिर में बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, बिल्डिंग का रिकंस्ट्रक्शन करना है, उसके लिए हमने क्या किया, डोनेशन दिया। तो क्या बदले में कुछ मिलेगा, क्या, कुछ नहीं मिलेगा। तो डोनेशन जस्ट लाइक क्या है, गिफ्ट है जो हम किसी को देते हैं, ठीक है ना। तो ये एनपीओ का क्या होता है, इनकम होता है। तो एनपीओ का कौन सा इनकम होगा, जो जनरल डोनेशन है। और जो स्पेशल डोनेशन जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया जाता है, वो आपका क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया, ठीक है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, तो एनपीओ समझते हो ना स्टूडेंट। एनपीओ का मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वह ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं, सोसाइटी को, समाज को सर्विस प्रोवाइड करना होता है, या अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना होता है। जैसे मान लो एक क्लब ले लो, जैसे कोई भी स्पोर्ट्स क्लब ले लो, ठीक है।
तो इसका काम क्या है? इसका काम है स्पोर्ट्स को प्रमोट करना। और यह क्लब क्या होता है? ये आपका एनपीओ का एक एग्जाम्पल है। मतलब कि इसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना नहीं, इसका मोटिव है लोगों को इंड्यूस करना, प्रेरित करना कि आपको स्पोर्ट्स खेलने चाहिए, स्पोर्ट्स खेलने के लिए सपोर्ट करना, स्पोर्ट्स के लिए जगह प्रोवाइड करवाना, मतलब कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, ये इसका काम है। ये क्या कर रहा है? सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ये आपका एनपीओ हो गया। तो मान लो कि स्पोर्ट्स क्लब आपका एनपीओ है, तो इसके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो मेंबर्स जो फ़ी देता है ना, चाहे वो मंथली हो, एनुअल हो, उसी को क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है? एनपीओ का इनकम का मेन सोर्स है। और ये आपका क्या हो गया? रेवेन्यू हो गया। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि जब कोई आदमी मर जाता है तो उसकी इच्छा से जो संपत्ति मिलती है, जो प्रॉपर्टी मिलती है, उसको हम लोग क्या करते हैं? लीगेसी। तो फर्स्ट का आंसर हो गया सी। ओके। सेकेंड है ऑल रिसीप्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ कंज्यूमेबल्स आर ट्रीटेड एट। कंज्यूमेबल्स क्या होता है? कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स में तुम्हारा आ जाएगा मेडिसिन कंज्यूम्ड, ठीक है। तो तुम्हारा आ जाएगा क्या कहते हैं? स्टेशनरी कंज्यूम्ड। तो ये सारे कौन से नेचर को हो गए? रेवेन्यू नेचर के। कौन से नेचर को हो गए? रेवेन्यू नेचर का। तो रेवेन्यू नेचर से जो रिसीप्ट्स होगा, या कह सकते हो रेवेन्यू नेचर का जो एक्सपेंस है उसको रेवेन्यू एक्सपेंस, और रेवेन्यू नेचर का जो रिसीप्ट्स होगा उसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिसीट्स। तो ऑल रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ कंज्यूमेबल्स आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है ना। तो ये याद रखो कि रेवेन्यू रिसीट्स हो गया आपका, यानी सेकेंड का आंसर क्या हो गया? रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब कि जो रेकरिंग नेचर का हो, जो बार बार रिसिप्ट हो रहा हो। जैसे कि हम ट्यूशन फ़ी ले रहे हैं, तो ट्यूशन फ़ी हम क्या करते हैं? मंथली रिसिप्ट करते हैं। ये हमारा रेगुलर नेचर का रिसिप्ट हो गया। तो ये हमारा कौन सा रिसिप्ट हो गया? ट्यूशन फ़ी, रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब हो गया जैसे लाइफ मेंबरशिप फ़ी। ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फ़ी। लाइफ मेंबरशिप फ़ी का मतलब क्या होता है कि लाइफ में एक ही बार रिसिप्ट होता है। ये नॉन रेकिंग नेचर का हो गया। स्पेशल डोनेशन रिसिप्ट। स्पेशल डोनेशन भी क्या होगा? बार बार नहीं मिलता है, बार बार रिसिप्ट नहीं होता है, कभी कभी रिसिप्ट होगा, तो कैपिटल रिसिप्ट हो गया। तो कंज्यूमेबल को सेल करने पर जो रिसीट्स होगा आपका, कौन सा रिसीट्स हो गया? रेवेन्यू रिसीट्स। ऑल रिसीट्स ऑफ कैपिटल नेचर आर शोन इन। ठीक है। देखो रिसीट्स क्या होता है? दो तरह का होता है। क्या कह सकते हो? रिसीट्स आपका दो तरह का, एक कैपिटल रिसीट्स और एक हो जाएगा रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या बताया? जो बार बार रिसिप्ट ना हो, मतलब नॉन रेकरिंग नेचर का हो। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब क्या होगा? जो रेकरिंग नेचर का हो, जो बार बार रिसिप्ट हुआ। ठीक है ना, रेकरिंग नेचर का। तो जो कैपिटल नेचर का रिसिप्ट्स होता है ये कहाँ जाएगा? तो क्या, जैसे कि मान लो हमने लिया लाइफ मेंबरशिप फ़ी। ठीक है। लाइफ मेंबरशिप क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट। इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी से दिखाया जाता है। और रेवेन्यू रिसिप्ट आपका क्या है? जैसे कि आपका जनरल सब्सक्रिप्शन, जनरल डोनेशन। ठीक है। तो ये सब आपका क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो गया। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि कैपिटल नेचर का जो रिसिप्ट से कहाँ जाएगा? तो देखो रेवेन्यू रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड दिखा दिए जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कि कैपिटल नेचर का जितना भी रिसिप्ट है कहाँ? तो कैपिटल नेचर का जो भी रिसिप्ट है लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो एनपीओ में यूज ही नहीं होगा, और ना ट्रेडिंग अकाउंट यूज होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सा रिसिप्ट जाता है? जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। अब बैलेंस शीट में कौन सा रिसिप्ट जाता है? कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, कैपिटल रिसिप्ट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम। इनमें से कौन सा इनकम नहीं है? ठीक है। सब्सक्रिप्शन एनपीओ के इनकम का मेन सोर्स है। ठीक है। ये आपका रेवेन्यू नेचर का होता है। रेगुलर बेस पर मेंबर्स क्या करते हैं? सब्सक्रिप्शन देते रहते हैं। तो ये रेवेन्यू रिसीट्स मतलब कि ये इनकम है। डोनेशन, सिर्फ डोनेशन लिखा रहा है ना स्टूडेंट, तो कौन सा डोनेशन मान लोगे? जनरल डोनेशन। हाँ, जनरल डोनेशन भी क्या होता है? ये भी रेगुलर बेस पे रिसिप्ट होता है, यानी कि ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट से मतलब कि इनकम है।
सेल ऑफ टिकट क्या होता है, जैसे कि कोई क्लब है, मान लो स्पोर्ट्स क्लब का एग्जाम्पल दिया, और ये क्या कर रही है, टूर्नामेंट करवा रही है, क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रही है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, जो भी टिकट बेचता है तो उससे जो रिसिप्ट होगा, तो बताओ ये स्पोर्ट्स क्लब क्या है, रेगुलर बेसिस पे टूर्नामेंट करवाती होगी, रेगुलर बेसिस पे टिकट बेचती है, तो ये आपका क्या हो गया, रेगुलर रिसिप्ट यानी कि रेवेन्यू हो गया, यानी कि भी इनकम हो गया। फंड जो होता है ना स्टूडेंट, फंड आपका इनकम नहीं होगा। रिजर्व फंड, फंड का मतलब क्या कर सकते हो कि हम कुछ पैसा क्या करते हैं, जमा करके रखते हैं, ठीक है ना। तो फंड क्या है, लायबिलिटी है, क्या है, लायबिलिटी। इसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। तो इनमें से कौन इनकम नहीं है, तो इंडोमेंट फंड। जहाँ भी देख लो उसमें फंड लिखा हो वो आपका क्या है, नहीं। फंड का मतलब क्या होता है, किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए हम पैसा को क्या करते हैं, रिजर्व करके रखते हैं, फंड बना कर रखते हैं। तो ये आपका इंडोमेंट फंड क्या हो गया, इनकम नहीं है, ये आपका लायबिलिटी है। तो आंसर 4 का क्या हो गया, डी। 5th नंबर है आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मान लो एनपीओ को एग्जांपल ले लेते हैं, एनपीओ जैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका क्या हो गया, जैसे एनपीओ ले लो, या एनपीओ छोड़ो, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट तो नहीं हो सकता है ना, प्रॉफिट का मतलब रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करते हैं, रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तब प्रॉफिट होगा। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट तो नहीं है, एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि एक्सपेंस का मतलब पेड, और यहाँ तो हम रिसीव कर रहे हैं। कैपिटल तो बिल्कुल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इनकम। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, आपका इनकम हो गया। 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसमें 4 कॉलम होता है। डेबिट में क्या दिखाते हैं, एक्सपेंडिचर, और क्रेडिट में क्या दिखाते हैं, इनकम, ठीक है। ये बिल्कुल ट्रेडिंग कंसर्न में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसी की तरह एनपीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। तो तुमको बताना है कि किसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे। तो परचेज ऑफ मटेरियल क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, परचेज ऑफ मटेरियल क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। ये आपका चला जाएगा कहाँ, एक्सपेंडिचर साइड। कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, ये भी आपका एक्सपेंस हो गया, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, ये भी एक्सपेंडिचर साइड दिखा देंगे। स्टॉक ऑफ मटेरियल जो होता है ना, स्टॉक आपका क्या है, वो एसेट है, इसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाते हैं। तो ये आपका होगा, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आइटम नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आइटम कौन कौन हो गया, परचेज ऑफ मटेरियल और कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, यानी कि ए एंड बी। तो 6 का आंसर हो गया डी, ओके। नेक्स्ट है 7 नंबर, ग्रांट रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे मान लो कोई स्कूल ले लो, और इस स्कूल में क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता मिलती रहती है, जिसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट, सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता। तो बताओ तो ये कभी कभी मिलता है कि बार बार, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ क्या होता है, रिसिप्ट होता रहता है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ग्रांट जो रिसिप्ट होता है ना, वो आपका कौन सा हो गया, वो आपका इनकम हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, इनकम हो गया। मतलब कि गवर्नमेंट ग्रांट जो है ये रेगुलर बेसिस पर रिसिप्ट होता है एनपीओ को। तो ये आपका क्या हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। कौन सा रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। और रेवेन्यू रिसिप्ट को हम लोग क्या करते हैं, इनकम करते हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट का मतलब जो नॉन रिकरिंग नेचर का हो। लेकिन ये तो आपका क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट जो होता है वो रेगुलर नेचर का होता है, तो ये तो नहीं होगा। एक्सपेंस तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रिसिप्ट हो रहा है। रिसिप्ट आपका एक है, तो बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिर्फ रिसिप्ट नहीं, रिसिप्ट में आपका 2 रिसिप्ट होगा, या तो कैपिटल या रेवेन्यू। अगर यहाँ रेवेन्यू रिसिप्ट होता तब ले सकते थे, सिर्फ रिसिप्ट नहीं। कौन सा रिसिप्ट, इसमें क्लियर ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। आपका सी क्या हो जाएगा, इनकम, यानी कि ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट इज इनकम, आंसर सी। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। एसेट्स को बेचने पे जो प्रॉफिट होता है, तो देखो मान लो हम लोग एनपीओ में कौन कौन अकाउंट बनाएंगे, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, ये हो गया एक्सपेंडिचर, और ये हो गया इनकम। और एक हम लोग क्या बना लेते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है।
तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स क्या होगा, तो इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड दिखाते हैं, क्या लिखकर, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। तो ये बताओ सिंपल है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड दिखाते हैं, क्यों, क्योंकि इनकम है, एक्सपेंडिचर तो होगा नहीं, प्रॉफिट और एक्सपेंडिचर दम अपोजिट वर्ड है, रिसिप्ट्स आपका नहीं होगा, ठीक है ना, रिसिप्ट्स में कौन सा रिसिप्ट क्लियर नहीं है, आंसर क्या होगा ए, यानी कि इनकम। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट क्या है, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है द ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट शो। देखो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट देखो आपको, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ठीक है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, 4 कॉलम्स होता है। इधर हम लोग लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस। हमेशा याद रखना रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश या ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक। तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है, एफडी ले लो, फिक्स्ड डिपॉजिट। लेकिन कभी कभी कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, कैश कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा, ये हमेशा याद रखोगे, कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट रहेगा। लेकिन कैश एट बैंक का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट भी होता है, ठीक है ना, इसको हम क्रेडिट में दिखा देंगे बाय बैलेंस बीडी, और इसको हम लिख देते हैं कैश एट बैंक। इसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। जब बैंक में जितना पैसा हमारा डिपॉजिट है उससे हम अधिक विड्रॉ कर लेते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ओवरड्राफ्ट करते हैं। क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट, यानी कि बैंक का क्रेडिट बैलेंस आपका क्या कहलाएगा, ओवरड्राफ्ट। यही है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या हो सकता है, तो कैश इन हैंड हो सकता है, कैश एट बैंक भी हो सकता है, और ओवरड्राफ्ट भी। देखो ओपनिंग बैलेंस हम अगर ओवरड्राफ्ट हो तो क्रेडिट सेट करके दिखाएंगे बाय बैलेंस बीडी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, कैश इन हैंड भी हो सकता है, कैश एट बैंक भी, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी। लिगेसी क्या है, लिगेसी अभी बताया, लिगेसी कौन सा नेचर का है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिगेसी क्या है, रिसीट्स है, कौन सा रिसीट्स है, तो कैपिटल रिसीट, ठीक है ना। लिगेसी क्या होता है, नॉन रेकरिंग नेचर का है, लिगेसी जो है आपका नॉन रेकरिंग नेचर का है। तो नॉन रेकरिंग नेचर का कौन सा रिसिप्ट हो गया, कैपिटल रिसिप्ट। लेगेसी क्या है, नॉन रेकरिंग नेचर का है। लेगेसी का मतलब कोई आदमी मर जाता है तो उसकी इच्छा पे जो प्रॉपर्टी मिलती है उसके मरने के बाद उसको लेगेसी कहते हैं। तो ये सोच के ही बताओ कि ये रेगुलर बेसिस पे होगा कि नॉन रेगुलर बेसिस पे होगा, तो कहेंगे कि नॉन रेगुलर बेसिस पे ये रिसिप्ट होता है। तो कौन सा रिसिप्ट हो गया, कैपिटल रिसिप्ट। इनकम बिल्कुल नहीं होगा, इनकम कब होता है, जब रेगुलर बेस पे होता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बार बार आपको लेगेसी ही मिले। कैपिटल एक्सपेंडिचर एकदम नहीं, एक्सपेंस तो है ही नहीं, प्रॉफिट तो है ही नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि 10th का आंसर बी। 11 देखो बच्चों, नंबर है, ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड। ठीक है, मान लो जैसे कोई 3 पार्टनर से ए, बी और सी। यहाँ पे मान लो सी पार्टनर का डेथ हो गया, तो जिस पार्टनर का डेथ होता है उसको कहते हैं डिसीज्ड पार्टनर। ठीक है, और डिसीज पार्टनर का सारा बैलेंस किसको दे दिया जाता है, उसके एग्जीक्यूटर्स को दे दिया जाता है। किसको दे दिया जाता है, उसके एग्जीक्यूटर्स को दे दिया जाता है। ठीक है ना। तो डेथ ऑफ पार्टनर में क्या होता है कि प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो 2 मेथड है। एक होता है टाइम बेसिस, यानी कि डेथ ऑफ पार्टनर में प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम 2 मेथड से करते हैं, टाइम बेसिस, और एक होता है सेल्स या टर्नओवर बेसिस। सेल या टर्नओवर बेसिस। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब पार्टनर का डेथ हो जाता है तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो मान लो सपोज करो 31 मार्च 2020 को मान लो बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक है, और पार्टनर जो है 1 जून 2020 को क्या हो गया, उसका डेथ हो गया। तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन क्या करेंगे, तो देखो ध्यान से, आपका वो पार्टनर कब डेथ किया, 1 जून को, यानी कि इस ईयर में, यानी कि करेंट ईयर में वो कितने मंथ पार्टनर रहा, तो अप्रैल और मई 2 ही मंथ
पार्टनर आना, जून में तो डेथ कर गया, तो बताओ क्या पूरे 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 साल का उसको प्रॉफिट मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। जब तक पार्टनर जिंदा था तब तक का प्रॉफिट मिलेगा। तो जब वो 1 जून को मरा तो उसके मरने तक का ही प्रॉफिट उसको मिलेगा, यानी कि टिल द डेथ ऑफ डेथ, ठीक है ना। तो प्रॉफिट का पार्टनर के डेथ होने पर फॉर्म का प्रॉफिट का कैलकुलेशन क्या करेंगे? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर नहीं, उसके मरने तक का, यानी कि जब मरा उस समय तक का प्रॉफिट का कैलकुलेशन करके उसको दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो जो पार्टनर डेथ होता है उसको कहते हैं डिसीज पार्टनर, और उसका सारा बैलेंस कौन लेकर जाएगा? उसका एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर एक एजेंट होता है जो क्या करता है, कोई पार्टनर के डेथ होने पर उसके सारे संपत्ति का वो देखभाल करता है, ठीक है। तो आंसर सीधे क्या होगा? उसके मरने के डेट तक, यानी कि वो जब मर जाता है उस समय तक का प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे तुम्हारा ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर ए शेयर ऑफ सरेंडर वैल्यू ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। एक बार इस क्वेश्चन को देख के बनाओ, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को देख के बनाओ आप लोग। 1 मिनट का टाइम दिए, 1 मिनट का टाइम दिए हम। क्या होगा आंसर बच्चों? On the death of a partner, a share of surrender value of joint life policy is credited to capital account of partner। सीधे joint life policy का क्या एंट्री करते हैं? joint life policy to मान लो 3 पार्टनर्स है X Y और Z, जिसमें तुम्हारा कोई पार्टनर डेथ भी कर गया, तो हम क्या करते हैं? सभी पार्टनर्स को क्रेडिट में, सभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में कर देते हैं, चाहे वो रिमेनिंग पार्टनर्स हो, चाहे वो डेथ पार्टनर हो या डिसीज पार्टनर हो, ठीक है ना। सीधा आंसर क्या होगा? ऑल पार्टनर्स। ओके, देखिए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का जो शेयर होगा उसको ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द अमाउंट ड्यू टू द डिसीज पार्टनर इज पेड टू हिज। अभी बताया ना कि जो पार्टनर डेथ कर जाता है उसका सारा बैलेंस किसको दे दिया जाता है? उसके एग्जीक्यूटर को दे दिया जाता है, ठीक है। उसका एग्जीक्यूटर हो गया, ठीक है ना। तो द अमाउंट ड्यू टू द डिसीज पार्टनर इज पेड टू हिज एग्जीक्यूटर। तो आंसर हो गया सी। 14 है सरेंडर वैल्यू ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी मीन्स। सरेंडर वैल्यू का मतलब होता है, जैसे सपोज करो एक्स नाम का कोई पर्सन है और इसने अपने लाइफ का इंश्योरेंस करवा रखा है, इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रखा है, और उस पॉलिसी का टर्म है मान लो 10 ईयर्स। लेकिन इसने क्या किया कि इस 10 ईयर्स के पहले ही मान लो 5th ईयर में ही इसने क्या कर लिया? अपना पॉलिसी विड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। तो उसी को कहते हैं सरेंडर वैल्यू। तो सरेंडर वैल्यू कब रिसीव हो सकता है? तो ड्यू डेट से पहले, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? सी। सरेंडर वैल्यू ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी मीन्स विच कैन बी रिसीव बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पॉलिसी, यानी कि पॉलिसी का जो ड्यू डेट है उससे पहले ही अगर आप क्या कर लेते हो? रिसीव कर लेते हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सरेंडर वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। देखो डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब क्या होता है कि इसमें पार्टनर्स के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा? उनका रिलेशन ब्रेकअप हो जाएगा, रिलेशन टूट जाता है, और साथ में बिजनेस भी क्या हो जाता है? डिसकंटिन्यूड हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। फॉर्म क्या हो गया? बंद हो गया, सब लोग अपने अपने घर ले जाइए, चल जाइए। तो डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब कि पार्टनर्स के बीच का रिलेशन का ब्रेकअप हो गया, पार्टनर्स के बीच का रिलेशन ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, और साथ में फॉर्म भी या बिजनेस भी क्या हो गया? बंद हो गया, ठीक है ना। इसी को कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का क्या क्या तरीका है? तो एक होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी कि मान लो 2 पार्टनर है और दोनों ने क्या किया? एक एग्रीमेंट बनाया कि हम फॉर्म को क्या कर देंगे? 2 साल तक चलाएँगे और 2 साल के बाद फिर अलग अलग हो जाएंगे। तो
2 साल तक चला, उसके बाद क्या हो गया, डिजोल्व हो गया, फॉर्म को उन्होंने डिजोल्व कर दिया। तो एक होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट, एक होता है कंपलसरी डिजोल्यूशन। जैसे एक फॉर्म में कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रही है, अब गवर्नमेंट को इसकी जानकारी होगी, तो इस फॉर्म को क्या कर देगा, वो गवर्नमेंट बंद कर देगा, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं कंपलसरी डिजोल्यूशन। एक होता है कि 3 पार्टनर्स हैं, उसमें से सारे पार्टनर्स या एक पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गया, 2 पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस केस में भी फॉर्म का डिजोल्यूशन हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे डिजोल्यूशन को कहते हैं कंपलसरी डिजोल्यूशन, यानी कि यहाँ पे फॉर्म चल ही नहीं पाएगा, फॉर्म ऑपरेट हो ही नहीं पाएगा, फॉर्म को क्या कर दो, बंद कर दो। एक होता है कोर्ट का ऑर्डर, ठीक है, ये होता है इलीगल एक्टिविटीज़ में अगर आप इन्वॉल्व हो गए तो कोर्ट ऑर्डर दे देती है कि आप बिजनेस को क्या कर दें, डिजोल्व कर दें, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, या सपोज करो ना 3 पार्टनर्स हैं, उसमें से 2 पार्टनर क्रिमिनल्स हैं, ठीक है ना, क्राइम में इन्वॉल्व पाएगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, कोर्ट इन्वॉल्व होकर उस फॉर्म को क्या कर देगा, डिजोल्व कर देगा, क्योंकि आप किसी इलीगल पर्सन के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं बाय लॉ। तो 15 का आंसर क्या होगा, डी, यानी कि डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का क्या क्या तरीका, क्या क्या मोड है। तो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट से होता है, एक कंपलसरी डिजोल्यूशन, एक बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो आंसर हो गया डी, सभी है इसमें। 16 है डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मीन्स। पार्टनरशिप फॉर्म का डिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो अभी हमने बताया कि पार्टनर्स के बीच का रिलेशन का ब्रेकअप हो जाता है और फॉर्म बंद हो जाती है, डिसकंटिन्यूड हो जाती है। तो एक तो है कि फॉर्म का बिजनेस क्या हो गया, टर्मिनेशन हो गया, और दूसरा चीज़ क्या है कि जब फॉर्म का डिजोल्यूशन होगा तो सबसे पहले क्या किया जाता है, एसेट्स रियलाइज होता है, एसेट्स रियलाइज होगा, उसके बाद लायबिलिटीज़ को सेटल किया जाएगा, लायबिलिटीज़ का सेटलमेंट होगा, लायबिलिटीज चुकाए जाएंगे। तो ये 2 काम होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, आपके पास 2 है, एक आपका फॉर्म का टर्मिनेशन हो गया, फॉर्म बंद हो जाएगा, और दूसरा एसेट्स और लायबिलिटीज़ का क्या होगा, डिस्पोजल होगा, मतलब कि एसेट्स रियलाइज होंगे और उससे जो पैसा आएगा उससे लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाएगा या लायबिलिटीज़ को पे किया जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, सी, ए और बी दोनों हो जाएंगे। द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स आर फर्स्टली पेड टू। देखो यहाँ पे ऑप्शन में आपका ये कन्फ्यूजन होगा, एसेट्स रियलाइज किए ना, तो डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में क्या होता है कि जो भी एसेट्स रियलाइज्ड होगा उससे सबसे पहले हम क्या करते हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज या एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पे करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में एसेट्स रियलाइज होगा या जो भी रियलाइज हुआ उससे क्या किया जाएगा, आउटसाइड लायबिलिटीज़ का सबसे पहले पेमेंट किया जाएगा। आउटसाइड लायबिलिटीज़ में क्या क्या होता है, क्रेडिटर होगा, बैंक लोन होगा, ठीक है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आउटसाइड लायबिलिटीज़ को पे करने के बाद कुछ एक्सपेंसेस पेमेंट किए जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पार्टनर्स का लोन है तो पार्टनर्स का लोन पेड किया जाएगा, और सबसे अंत में किसको पे किया जाता है, पार्टनर्स को पेड किया जाता है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि एसेट्स को रियलाइज़ करेंगे तो सबसे पहले किसको पेड करेंगे, आउटसाइड लायबिलिटी। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो जाएगा, फॉर्म्स क्रेडिटर्स भी हो जाएगा, फॉर्म्स लोन भी हो जाएगा, तीनों हो जाएंगे इसमें, ठीक है ना। कैपिटल सबसे अंत में पे होता है। तो कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन रहता है एग्ज़ाम में, ठीक है ना। आपको बस क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं, तीनों में मार सकते हैं, कोई भी एक क्रेडिटर मार देना, ठीक है ना, क्रेडिटर मार देना। लेकिन मेरे हिसाब से तीनों आंसर होंगे, यानी कि जब भी एसेट्स रियलाइज होगा तो सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटीज़ का पेमेंट होता है, बच्चों याद रखना। उसके बाद एक्सपेंसेस पेमेंट किए जाएंगे, उसके बाद पार्टनर्स लोन अगर है तो उसको पेड किया जाएगा, फिर लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल को पेमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है द सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर इज इक्वल टू, ठीक है ना। देखो एक ओल्ड पार्टनर का है, ये एडमिशन का क्वेश्चन है, ध्यान देना। मान लो ए बी 2 पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 2:1, ठीक है, और सी एक न्यू पार्टनर एडमिट हुआ और इसका न्यू शेयर है मान लो 1/4। तो पूछा जा रहा है कि सेक्रीफाइस क्या होगा, तो सेक्रीफाइस कौन करेगा इन केस ऑफ एडमिशन, तो ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाइस करेंगे।
जब नया पार्टनर का इंटर होता है तो पुराने पार्टनर का शेयर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब प्रॉफिट पहले 2 लोगों में बंटते थे, अब उस प्रॉफिट का शेयर क्या होगा, 3 लोगों में होगा। ठीक है बच्चों, तो जब क्या होगा, न्यू पार्टनर के एडमिशन से पुराने पार्टनर का शेयर क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कि पुराना पार्टनर्स क्या होते हैं, सेक्रीफाइस होते हैं। तो वही पूछ रहा है किस रेशियो में सेक्रीफाइस होते हैं, बताओ। एक एज्यूम कर लिए ओल्ड रेशियो 2:1 और न्यू शेयर कितना है 1/4। तो याद रखना, इसको पहले बनाते हैं, इस क्वेश्चन से हम पहले क्या करते हैं, न्यू रेशियो निकालते हैं। तो बताओ ओल्ड रेशियो कितना है, 2:1 ए और बी का, और न्यू पार्टनर सी है तो सी का शेयर कितना है 1/4। तो ये केस 1 का आपका क्वेश्चन है कि जब ओल्ड रेशियो दिया रहा है और न्यू शेयर दिया रहा है तो लोग टोटल प्रॉफिट बराबर क्या मान के बनाते हैं, 1। तो लेट बी टोटल प्रॉफिट क्या मान लिए, 1 मान लिए। अब ये 1 प्रॉफिट क्यों कैसे मानते हैं, तो जो भी हमारा रेशियो दिया रहता है ना, सबको अगर ऐड करोगे, जैसे कि ए बी का रेशियो 2:1, तो 2:1 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 2/3 प्लस 1/3। नीचे 3 कैसे आया, इन दोनों को ऐड कर कर। अब इसमें 3 एलसीएम लेंगे तो 2 + 1 यानी कि 3/3। देखो कितना आ गया, 1 आ गया कि नहीं आ गया। तो हमेशा याद रखना कि जो रेशियो दिया रहता है ना, सबको ऐड अप करेंगे तो 1 ही होगा, इसलिए हमने टोटल प्रॉफिट क्या माना, 1। अब इसमें से सी का शेयर तो डिफाइन किया गया है ना कि 1/4 देना है। तो सी का शेयर देने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसको क्या करते हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट। तो रिमेनिंग प्रॉफिट क्या होगा, तो कितना प्रॉफिट है, 1 में से सी को दे दो 1/4, 4 एलसीएम लेंगे, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3/4। अब ये जो प्रॉफिट बचा 3/4 रिमेनिंग प्रॉफिट, इसको ए और बी में इस रेशियो में बांट दो। तो ए को क्या मिल जाएगा, तो ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, तो कितना प्रॉफिट बचा है 3/4, और ए का शेयर कितना है 2/3 यानी कि 6/12। बी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, बी का न्यू शेयर हो जाएगा, कितना प्रॉफिट बचा है 3/4। अब बी का शेयर कितना है 1/3 यानी कि हो जाएगा, एक सेकेंड, 3/4 का 1/3 यानी कि 3/12। अब रेशियो निकाल लो आप लोग, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, मैंने हमने क्या किया, रिमेनिंग प्रॉफिट को बांट दिया कौन से रेशियो में, ए और बी के रेशियो में 2:1 में। तो ए का 6/12, बी का 3/12 और सी का तो 1/4 दिया ही था। 12 12 4 का एलसीएम क्या हो गया, 12, 6, 3 और 3 हो जाएगा, यानी कि नीचे वाला अगर हटा दो तो 6 3 3 सब 3 से कट जाएगा ना, 2:1:1। ठीक है, ये न्यू रेशियो आ गया किसका किसका, ए बी और सी का। और ओल्ड रेशियो कितना दिया था, ओल्ड रेशियो था हमारा 2:1। ओल्ड रेशियो क्या था 2:1। अब सेक्रीफाइस कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर्स यानी कि ए और बी। तो ए का निकालो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है क्या, बताओ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड कितना है 2/3 और माइनस न्यू रेशियो कितना है 2/4। एलसीएम लेंगे 12, 8 - 6 यानी कि 2/12 हो गया। प्लस में आया तो क्या कहेंगे, सेक्रीफाइस। बी का क्या होगा, तो ओल्ड हो गया 1/3 और न्यू हो गया 1। अब बाई जोड़ कर ऐड करके ले लेंगे 4 यानी कि 12 एलसीएम, 4 - 3 यानी कि 1/12। ये भी प्लस में है तो क्या हो गया, सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, तो ए का हो जाएगा 2/12, अब बी का हो जाएगा 1/12। 12 आपका सेम है तो 2:1। देखो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हुआ, कौन सेक्रीफाइस किया, ओल्ड पार्टनर ए और बी। अब यहाँ पे वापस चलते हैं, देखो ओल्ड रेशियो क्या था 2:1। तो हमेशा याद रखना, न्यू पार्टनर का एडमिशन हो तो सेक्रीफाइस कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर्स। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हो तो कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो आंसर 18 का हो गया सी, ओल्ड रेशियो। ओके चलो 19 नंबर है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म इज रिकॉर्डेड इन। ठीक है, एक मिनट बच्चों, इसको थोड़ा इरेज कर लें।
चलिए, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स ऑन डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म इज रिकॉर्डेड हो। देखो, जब भी फॉर्म का डिजोल्यूशन होगा ना, तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले बनाएंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट। 4 कॉलम्स होता है। ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का एक ट्रिक है कि आप स्टेप को फॉलो करो। सबसे पहले डेबिट में क्या करते हैं, सन्ड्री एसेट्स को ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो सन्ड्री एसेट्स, और ध्यान देना वही एसेट्स ट्रांसफ़र करेंगे जो रियलाइज होता है, जो सेल होता है। तो कैश और बैंक को छोड़कर सबसे पहले ये करेंगे, एक्सेप्ट कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, पहला काम। सेकेंड काम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड आउटसाइड लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्रेडिट साइड आउटसाइड लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद तुमको बनाना आसान हो जाता है। अब जैसे एसेट्स रियलाइज हुआ, तो देखो एसेट्स को रियलाइजेशन में कहाँ देखा है हम, डेबिट साइड। और एक चीज़ बता दें, रियलाइजेशन के डेबिट में जब भी हम एसेट्स को दिखाएंगे तो कौन से वैल्यू पे दिखाएंगे, बुक वैल्यू पे। और लायबिलिटीज़ को भी कौन से वैल्यू पे दिखाएंगे, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब हम जो भी बैलेंस शीट देखते हैं ना, बैलेंस शीट में फर्नीचर दिख रहा है 10,000, तो 10,000 क्या हो गया, बुक वैल्यू हो गया। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देखते हैं क्रेडिटर 5,000, तो 5,000 क्या हो गया, बुक वैल्यू हो गया। मतलब जिस वैल्यू को अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड किया गया उसको कहते हैं बुक वैल्यू। तो रियलाइजेशन के डेबिट में एसेट्स और क्रेडिट में आउटसाइड लायबिलिटी। अब सिंपल है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, एसेट्स को बेचेंगे। तो देखो यहाँ पे एसेट्स तुम्हारा डेबिट है ना, जब बेचेंगे तो जस्ट अपोजिट ट्रांसफ़र कर दो। क्रेडिट में बाई, और रिसीव्ड है मतलब कैश में बेचा जा रहा है, बाई कैश एसेट्स रियलाइज्ड। सिंपल है ना। वही कह रहा है कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म इज रिकॉर्डेड। कहाँ रिकॉर्ड होगा, रियलाइजेशन के डेबिट साइड नहीं, देखो कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, क्रेडिट साइड। सिंपल है, हम सन्ड्री एसेट्स को रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और जब भी ये रियलाइज होगा तो जस्ट अपोजिट दिखा दो। अगर कैश में रियलाइज होगा तो बाई कैश, अगर पार्टनर रियलाइज करेगा तो या पार्टनर लेगा तो बाई पार्टनर्स कैपिटल देंगे। इसका आंसर होगा बी, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड एसेट्स रियलाइज को दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा 20 नंबर। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। फॉर्म के डिसोल्यूशन के समय जो गुडविल अकाउंट ट्रांसफ़र होगा, किधर ट्रांसफ़र होगा बता दो। तो अभी हम बताएं ना, जब डिसोल्यूशन होगा तो सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, और सबसे पहले डेबिट में क्या करते हैं, सारा एसेट्स ट्रांसफ़र करते हैं, सिर्फ कैश या बैंक को छोड़कर। तो गुडविल भी ट्रांसफ़र हो जाएगा ना। गुडविल भी तो एसेट्स होता है, इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स में आता है गुडविल। तो सन्ड्री एसेट्स को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट में। देखो डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, आंसर क्या होगा, बी का सी। विच व्हेन वन ऑफ द पार्टनर टेक्स अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी देन हिज कैपिटल अकाउंट इज। ठीक है ना, ध्यान देना यहाँ पे बच्चों। जैसे एसेट्स रियलाइज हुआ ना कैश में, अगर वही पार्टनर लेता तो कैश की जगह क्या कर देते हैं, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे पार्टनर का नाम मान लो है ए, तो बाई एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बस यहाँ अगर कैश में रियलाइज होगा तो बाई कैश, अगर पार्टनर लेगा तो क्या लिख देंगे, बाई पार्टनर्स कैपिटल। ये एसेट्स टेकन हो गया, ये हो गया एसेट्स टेकन। उसी तरह लायबिलिटी पेड करेंगे तो इधर दिखा दो। जस्ट लायबिलिटी हम कहाँ दिखाते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हैं, वो अब पेमेंट होगा तो डेबिट में आ जाएगा। अगर कैश में पेमेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू कैश लायबिलिटी पेड। और अगर पार्टनर पेड करता है तो कैश की जगह क्या कर देंगे, पार्टनर। जैसे मान लो ए पेड किया तो टू क्या लिख देंगे, एज कैपिटल। ठीक है, अब मान लो जैसे ए का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम लोग, ए का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है ना, मान लो 4 कॉलम, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। पहले कैपिटल का बैलेंस दे देते हैं, अगर लायबिलिटीज बैलेंस, लायबिलिटी साइड है तो क्रेडिट बैलेंस। ये ए कैपिटल देखो यहाँ डेबिट में दिख रहा है ना, ये ए कैपिटल क्यों लिखे हैं, तो अगर लायबिलिटी को कोई पार्टनर पे कर रहा है, यानी कि कोई पार्टनर अपने ऊपर ले लिया कि हम इस लायबिलिटी को क्या करेंगे, पे करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए का कैपिटल जो है यहाँ डेबिट में है, और एस कैपिटल में कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा। क्या लिखेंगे, बाई, और कौन से अकाउंट से उठा रहा है, रियलाइजेशन। तो वही क्वेश्चन है कि
व्हेन वन ऑफ द पार्टनर्स टेक्स अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कोई भी लायबिलिटी जो लेता है उसको कैपिटल अकाउंट में कहाँ दिखा देंगे क्रेडिट साइड, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखा देंगे उसके कैपिटल अकाउंट में। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म फिक्टिचुअस एसेट्स आर ट्रांसफर टू। फिक्टिचुअस एसेट्स क्या होता है ना, वह एसेट जिसके पास लैक ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, मतलब जिसको आप न देख सकते हो, लैक ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस, और जिसके पास कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब कि जो ना दिखता है, जिसको ना हम छू सकते, वो क्या हो गया फिक्टिचुअस एसेट्स। फिक्टिचुअस एसेट्स क्या होता है कि एग्जांपल समझो, जैसे मान लो एक बिज़नेस हम चला रहे हैं और हमने क्या किया, अपने बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट पे हमने 10 साल का खर्चा कर दिया, मान लो 10 लाख रुपया, यानी कि ये 10 लाख रुपये खर्चा किया है कि हमारा पूरा 10 साल इस बिज़नेस का क्या होता रहेगा, एडवर्टाइजमेंट होता रहेगा। लेकिन क्या ये एक्चुअल एक्सपेंस मानेंगे हम? बिल्कुल नहीं मानेंगे, ये हम रेवेन्यू नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हम आने वाले 10 साल के लिए खर्च कर दिए। हम रेवेन्यू में कितना दिखाएंगे, तो 1 साल का, कैसे 10 लाख में 10 से डिवाइड करो यानी कि 1 लाख, तो 1 लाख जो है हमारा, ये हमारा रेगुलर एक्सपेंस हो गया पूरा ईयरली, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया। बाकी तो आपका नेक्स्ट ईयर में जाएगा ना, कैरी फॉरवर्ड होगा ना। तो फिक्टिचुअस एसेट्स का मतलब जो आपका क्या होता है, जिसको ईयर टू ईयर राइट ऑफ करना पड़ता है और अगले साल भी आपका ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। फिक्टिचुअस एसेट्स में क्या आ जाएगा, जैसे कि आप 10 साल के लिए एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा कर दिए, आप शेयर इशू किए 5 साल के लिए, आप क्या करिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर दे दिए, फिर क्या कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंस, तो ये सब एक्सपेंस है जो बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं एज फिक्टिचुअस एसेट्स, और इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये डिसोल्यूशन जब होगा तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक दिए गए रेशियो में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किधर बांट देंगे, तो जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टिकुलर्स ए बी, पार्टिकुलर्स ए बी। फिक्टिचुअस एसेट्स क्या है, एसेट है, वो बैलेंस शीट में कहाँ दिया रहेगा, एसेट साइड दिया रहेगा। जैसे मान लो हॉरिजॉन्टली बना रहे हैं तो फिक्टिचुअस एसेट्स कहाँ दिया रहेगा, एसेट साइड। देखो एसेट साइड मतलब दाहिने साइड है ये पार्टनर्स कैपिटल में किधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड, यानी कि इधर बार दिखा देंगे टू फिक्टिचुअस एसेट्स, ठीक है ना। कौन से रेशियो में, जो दिया गया रेशियो उसमें बांट देंगे। तो याद रखना कि फिक्टिचुअस एसेट्स को पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पे सी बोला है कि कौन सा अकाउंट, तो सीधे लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सा साइड, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। तो आंसर हो जाएगा 22 का बी। रियलाइजेशन एक्सपेंस आर रिटेन इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होगा, देखो एक्सपेंस का मतलब कि हम पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। एक्सपेंस क्या मतलब क्या हो, पेमेंट। तो जैसे यहाँ देखो लायबिलिटी पेमेंट हम रियलाइजेशन के डेबिट में देखा है, उसी तरह एक्सपेंस पेमेंट होगा तो उसको भी हम रियलाइजेशन में कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में। अगर कैश में पेमेंट होगा तो कैश एक्सपेंस, अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर कर रहा है तो क्या लिख देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस को रियलाइजेशन अकाउंट में कौन सा साइड दिखाया जाता है, डेबिट साइड। कौन सा साइड बच्चों, डेबिट साइड। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज आर रिटेन इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, तो डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। 23 का आंसर बी। 24 है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म द बुक वैल्यू ऑफ एसेट इज रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म के टाइम एसेट्स का बुक वैल्यू रियलाइजेशन में कौन से साइड ट्रांसफ़र करता है, अभी हम बताएं। सबसे पहले रियलाइजेशन के डेबिट में सन्ड्री एसेट्स को ट्रांसफ़र करता है। इसका देखो कॉन्सेप्ट कभी भूलोगे नहीं। ये सारा एसेट्स तुमको कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट में। जब फॉर्म का डिसोल्यूशन होता है ना, तो डिसोल्यूशन का अकाउंट्स बनाने से पहले एक हम लोग क्या करते हैं, अपना सारा अकाउंट्स क्लोज कर लेते हैं। तो अकाउंट्स क्लोज कैसे करेंगे, तो बैलेंस शीट बनाकर क्लोज कर दिया जाता है। तो बैलेंस शीट में तुम देखोगे कि एसेट्स होता है और इधर लायबिलिटीज होता है। तो देखो एसेट्स इधर किधर है, राइट साइड है, दाहिने साइड। जब रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होगा तो किधर ट्रांसफ़र होगा, लेफ्ट साइड। तो हमेशा यार लेफ्ट का मतलब डेबिट साइड। तो एसेट्स का जो बुक वैल्यू है वो हमेशा रियलाइजेशन में कौन से साइड ट्रांसफ़र होगा, डेबिट साइड ट्रांसफ़र होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डेबिट।
At the time of dissolution of firm, the book value of asset is recorded in which side of realization account? तो कहेंगे डेबिट साइड. पेमेंट टू क्रेडिटर्स आर रिकॉर्डेड. देखो पेमेंट टू क्रेडिटर्स अभी बताया. क्रेडिटर क्या हो? लाइबिलिटी को पेमेंट करेंगे. अगर कैश में पेमेंट करते हैं तो टू कैश, अगर पार्टनर पेमेंट करता है तो पार्टनर्स कैपिटल. तो रियलाइजेशन का कौन सा साइड है स्टूडेंट्स? डेबिट साइड. दिखाओ रियलाइजेशन का डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. नेक्स्ट है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज थ्रू. देखो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसका भी फॉर्मेट देख ही लो. मान लो दो पार्टनर्स है ए और बी, तो दे देंगे पार्टिकुलर्स ए बी, ये दे दोगे पार्टिकुलर्स ए और बी. ठीक है, पार्टिकुलर दे दो. सबसे पहले क्या होता है कि अगर कैपिटल लायबिलिटी साइड दिया हो तो क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट में दे देंगे बाई बैलेंस बी डी. अगर कैपिटल एसेट साइड दिया हो तो डेबिट बैलेंस हुआ, तो डेबिट में दे देंगे टू बैलेंस बी डी. उसके बाद रिजर्व को क्या करते हैं? रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर देते हैं. रिजर्व प्रॉफिट लॉस को इधर दिखा देंगे. ठीक है ना. उसका रियलाइजेशन हम लोग बनाते हैं, तो रियलाइजेशन में देखोगे डेबिट साइड आपका पार्टनर्स कैपिटल दिखेगा. डेबिट साइड दिख रहा है, कहाँ दिखा दें हम? क्रेडिट साइड. कहाँ दिखा देंगे हम लोग? क्रेडिट साइड. कहाँ गया? क्रेडिट साइड दिखा देंगे बाई रियलाइजेशन. उसी तरह रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पार्टनर्स कैपिटल दिखेगा तो डेबिट साइड दिखा देंगे. अब इसको हम बैलेंस कर देते हैं. ठीक है, अगर आपका डेबिट साइड बैलेंस करना है तो किससे करोगे? कैश या बैंक से. और क्रेडिट साइड बैलेंस करना तो किससे करोगे? कैश या बैंक से. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर डेबिट साइड कैश से बैलेंस कर रहे हैं, इसका एंट्री क्या होगा बताओ? कैश डेबिट है, कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में. तो क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल टू कैश. पार्टनर्स कैपिटल टू कैश. इसका मतलब कि पार्टनर्स को पेमेंट किया गया, यानी कि ये क्या हो गया? पार्टनर्स को पेमेंट करने का एंट्री हुआ. और इधर कैश आपका आ गया, तो यह इसका मतलब क्या हो गया कि पार्टनर से क्या किया जाएगा? रिसीव किया जाएगा. तो देखो कैश यहाँ क्रेडिट में है, कहाँ चलाएगा? डेबिट में. तो कैश अकाउंट डेबिट. और टू किसके क्रेडिट में है? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में. इसका मतलब कि पार्टनर से रिसीव किया गया. तो ओवरऑल क्या बोले हम कि पार्टनर्स डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को किससे क्लोज किया जाता है? कैश या बैंक बैलेंस से. ठीक है ना. तो किससे क्लोज किया जाता है? बैंक अकाउंट से. ठीक है, अगर यहाँ पे बैंक ना देकर बैलेंस सी डी लिख देंगे, इसका मतलब कि वो फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा या नेक्स्ट क्या होगा? ब्राउट फॉरवर्ड हो जाएगा और क्लोज नहीं होगा. क्लोज करना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैश या बैंक से क्लोज करते हैं. इसका मतलब या तो पार्टनर्स को पेड कर दिया गया या पार्टनर से रिसीव कर लिया गया. ठीक है, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट. इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज ट्रांसफर टू. ठीक है ना. देखो तुम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्या होता है? जैसे कि मान लो जैसे बैलेंस शीट देखते हैं हम लोग, डेटर होता है 10,000. तो क्या डेटर से एक सेकेंड, बैलेंस शीट में अगर रुक जा बाबू थोड़ा पानी पी ले, लॉन्ग लेक्चर है ना. मान लो डेटर आपका बैलेंस शीट में दिख रहा है 10,000. इसका मतलब क्या हो गया कि डेटर से कितना कलेक्शन होगा? 10,000. अब तुम ही बताओ स्टूडेंट्स कि क्या डेटर से पूरा कलेक्शन हो जाता है क्या? नहीं, कुछ अमाउंट क्या होता है? डूबने के चांसेज होते हैं. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रोविज़न बनाते हैं. प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स. मान लो 500 का प्रोविज़न बनाया, ये 9500. और ये कहाँ का पोजीशन है? ये एसेट साइड का बैलेंस शीट में. अब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम. तो बताओ क्या कॉन्सेप्ट रियलाइजेशन का है कि डेबिट में सारा एसेट देते हैं. तो एसेट्स में डेटर भी आता है ना, तो डेटर दे दो. तो हमेशा रियलाइजेशन में क्या करते हैं? एसेट्स का बुक वैल्यू लिया जाता है. बुक वैल्यू कितना है? 10,000. और ये तो आपका हो गया, क्या करते हैं? नेट वैल्यू. नेट वैल्यू नहीं लिया जाना है, बुक वैल्यू लिया जाना है. तो प्रोविज़न देखो माइनस किया हुआ था, इसको थोड़ी ना छोड़ देंगे. इस माइनस किया हुआ इसलिए इसको हम अपोजिट साइड दिखा देंगे. क्या लिखा? बाई प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 500.
तो क्वेश्चन क्या है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है कौन से अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में। डिसोल्यूशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो बनेगा नहीं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कैश आइटम तो है नहीं, कैपिटल में तो है नहीं, तो क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा, सिंपल सा। अब हम लोग 28 कमीशन पेबल टू पार्टनर और रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स रिटेन ऑफ विच साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। देखो रियलाइजेशन अकाउंट अगर हम बनाए, सपोज करो डेबिट में क्या करते हैं, सन्ड्री एसेट दे देते हैं, क्रेडिट में क्या करते हैं, आउटसाइड लायबिलिटी दिखाते हैं। एसेट्स रियलाइज होता है तो क्रेडिट में देते हैं बाई कैश, लायबिलिटी पेड होता है तो डेबिट में कैश, एक्सपेंस पेड होगा तो डेबिट में कैश, ठीक है। अब मान लो कि एक पार्टनर ए नाम का एक पार्टनर है, उसको अपॉइंट किया गया है कि आप एसेट्स रियलाइज़ कीजिए, एसेट्स को सेल कीजिए, हम आपको 2% कमीशन देंगे। तो ये तो फॉर्म के लिए एक्सपेंस हो गया ना, इसको कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में क्या लिख कर, टू एज कैपिटल, ये क्या दिया जाएगा, कमीशन। तो रियलाइजेशन के डेबिट में एक्सपेंस मान कर दिखा दिए, लेकिन पार्टनर को तो मिलेगा ना, तो उसके लिए क्या हो गया, इनकम हो गया, उसको हम कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट साइड दिखा देंगे, एज कैपिटल अकाउंट। यहाँ देखो एज कैपिटल डेबिट में कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में बाई, कौन से अकाउंट उठा रहे हैं, रियलाइजेशन। तो वही पूछ रहा है कि पार्टनर को जो कमीशन पे करना है वो रियलाइजेशन के डेबिट में, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, कौन सा साइड, क्रेडिट साइड। 29 है टू क्लोज द एसेट्स अकाउंट दे आर, एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है स्टूडेंट, डेबिटेड, ठीक है। एसेट्स क्या है, एसेट्स आपका पढ़े होगे 11th में कि एसेट्स इंक्रीज करेगा तो डेबिट और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। तो एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस। आंसर क्या हो गया, ए। 30 नंबर है एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट ऑन बुक वैल्यू। अभी हम बताएं कि एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं कौन से साइड, डेबिट साइड, किस वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। इफ़ नथिंग इज डायरेक्टेड रिगार्डिंग लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन, तो किस पर पेड हो, यानी कि क्वेश्चन में दिया नहीं है कि लायबिलिटीज़ को कितना, लायबिलिटीज़ को पे करना है, तब क्या करेंगे, यानी कि कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है लायबिलिटीज़ को पेड करने का, तो कितना पे पेड करेंगे, तो याद रखो बुक वैल्यू। क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में जब भी हम लायबिलिटीज़ को दिखाते हैं तो किस वैल्यू पे दिखाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में जब भी हम लायबिलिटीज़ को दिखाते हैं तो किस वैल्यू पे दिखाते हैं, बुक वैल्यू पे। तो जब कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं हो तो उसी बुक वैल्यू पे पेमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। द लॉस अपियरिंग इन द बैलेंस शीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो, ठीक है। लॉस हो, प्रॉफिट हो, कौन से रेशियो में बांटते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, सिंपल है ना। मान लो 2 पार्टनर है ए और बी और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:1, तो बिजनेस में प्रॉफिट हो, इवन लॉस हो, कौन सा रेशियो बटेगा, तो जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसमें बटते, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ पार्टनर इज बोर्न बाय, ठीक है। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, मान लो 2 पार्टनर ऑलरेडी है ए और बी, और सी का एडमिशन हुआ, तो हम क्या करते हैं, एडमिशन के टाइम एक रिवैल्यूएशन कर लिया जाता है, एक रिवाइज्ड बैलेंस शीट बना लिया जाता है। तो ये जो रिवाइज बैलेंस शीट बनाते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हमको पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा उसको सी को दिया जाएगा, क्या, सी तो इसके बाद का चीज़ है ना। तो हमेशा याद रखो कि एडमिशन के टाइम प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को कौन सा पार्टनर बांट देते हैं, ऑल पार्टनर्स में, ठीक है ना। यानी कि एडमिशन के टाइम रिवैल्यूएशन इसलिए किया जाता है कि अब हमारा फॉर्म एकदम नए तरीके से चले। तो एडमिशन के टाइम क्या होता है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस को ओल्ड पार्टनर्स में बांटते हैं, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। ऑल पार्टनर्स में कब बांटेगा, जब रिटायरमेंट होगा, रिटायरमेंट या डेथ के केस में। मतलब 3 पार्टनर है ए बी सी, सी का रिटायरमेंट हो रहा है या सी डेथ कर गया, तो रिवैल्यूएशन जो भी होगा वो तीनों को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एडमिशन के टाइम प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफ़र होता है ओल्ड पार्टनर्स में, लेकिन रिटायरमेंट और डेथ के टाइम प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफ़र होता है ऑल पार्टनर्स में, ठीक है।
इसका आंसर हो गया ए। 34 है आपका, व्हेन अ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश देन हिज शेयर विल बी डेबिटेड टू। क्या होगा कि जब न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लाता है तो किसको डेबिट करेंगे? देखो, मान लो ए बी एक पार्टनर्स हैं, न्यू पार्टनर सी है, तो सी ने कैपिटल 60,000 लाया और सी का गुडविल में क्या शेयर बना? मान लो 20,000। लेकिन सी जो है गुडविल लाने के लिए अनेबल है, गुडविल लाने के लिए असमर्थ है, तो उस केस में क्या करेगा? वो उसके कैपिटल का ही पहले एंट्री कर दो। तो सी केवल क्या लाया? कैपिटल लाया ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? सीज कैपिटल अकाउंट। लेकिन उसका जो गुडविल में जो शेयर है, उसको इतना गुडविल जो लाने हैं, क्या करेंगे? अब तो लाया नहीं, तो उसके कैपिटल से काट लेंगे। तो सीज कैपिटल जो क्रेडिट है, इसको उठाकर डेबिट कर दो, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पूछ रहा है कौन सा कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं? सॉरी, जब न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लाता है तो उसका शेयर डेबिटेड होगा क्या करने पे? गुडविल अकाउंट से नहीं, कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर से डेबिटेड हो जाएगा, यानी कैपिटल अकाउंट में डेबिटेड हो जाएगा। आंसर हो गया बी। एक्युमुलेटेड लॉस किस में बटेगा? तो देखो, एक्युमुलेटेड लॉस जो होगा, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर्स है, एक न्यू पार्टनर का एडमिशन हुआ डी को, तो लॉस को क्या होगा? जो लॉस आपका डिस्ट्रीब्यूट नहीं है उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में बांटते हैं, ओल्ड रेशियो में। तो आंसर हो गया ए। न्यू पार्टनर्स में बिल्कुल नहीं बटेगा, न्यू पार्टनर्स में न्यू प्रॉफिट या न्यू लॉस जो आएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आंसर हो गया ए। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस को किस में बांटा जाता है? ठीक है ना, तो यहाँ आपका आंसर ओल्ड पार्टनर्स भी हो जाता है। एडमिशन के लिए अगर ए बी 2 पार्टनर्स है, सी का एडमिशन हुआ, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। लेकिन रिटायरमेंट और डेथ के केस में अगर ए बी सी 3 पार्टनर है, सी का रिटायरमेंट हुआ या सी का डेथ हुआ, तो प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन को ऑल पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। तो ऑल पार्टनर से बटेगा रिटायरमेंट और डेथ के केस में, और ओल्ड पार्टनर से बटेगा एडमिशन के टाइम। ठीक है ना, तो आप आंसर आपके ऊपर है, आप ये भी दे सकते हो और ये भी दे सकते हो। अगर एडमिशन लेके कर रहे हो तो ओल्ड पार्टनर दे दो, या रिटायरमेंट और डेथ का देख रहे हो तो ओल्ड पार्टनर। न्यू पार्टनर में तो बटेगा नहीं प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद, रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनने के बाद न्यू पार्टनर का अकाउंट से स्टार्ट होता है। ठीक है ना। एक है इन पार्टनरशिप फॉर्म गुडविल इज ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू। देखो, जब फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज हो रहा है, पार्टनर्स के बीच का जो पुराना एग्रीमेंट है उसको रिन्यूअल किया जा रहा है, एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का में क्या क्या ओकेजन होता है, क्या क्या सर्कमस्टांस होता है? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, न्यू पार्टनर का एडमिशन हुआ, कोई पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया, कोई पार्टनर डेथ कर गया। इस सिचुएशन में क्या होता है? फॉर्म का एग्रीमेंट चेंज करना पड़ता है, पुराना पार्टनरशिप टर्मिनेट होकर न्यू पार्टनरशिप में कन्वर्ट होता है, यानी कि सारे रिलेशंस पार्टनर्स के बीच के चेंज हो जाते हैं, उसी को कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम क्या होता है ना कि गुडविल का एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री क्या करते हैं? तो बिना गुडविल अकाउंट खोले हुए गुडविल का क्या एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे? तो जो गेनिंग पार्टनर्स होता है उसको हम डेबिट में दिखाएंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है उसको हम क्रेडिट में दिखा देंगे, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है उसको हम क्रेडिट में दिखा देंगे। तो ये जो एंट्री किए बिना गुडविल अकाउंट ओपन किए हुए, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? तो याद रखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग बिना गुडविल अकाउंट खोले हुए हम गुडविल का एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। किस केस में? जब फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। आंसर हो गया ए। 38 है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर विल कॉस्ट, यानी कि जब कोई पार्टनर का रिटायरमेंट होगा, जैसे मान लो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और सी का रिटायरमेंट हुआ, राइट। तो जब सी का रिटायरमेंट होगा तो क्या इफ़ेक्ट होगा? तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले मान लो ये था 3:2:1, तो
तो ये रेशियो से तीनों में बढ़ते थे ना। अब प्रॉफिट रेशियो के लिए क्या होगा, दो पार्टनर्स के लिए रेशियो बनाना होगा, तो रेशियो क्या होगा, चेंज होगा। गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा और एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन तो होगा ही, यानी कि आंसर क्या हो गया, डी, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि रिटायरमेंट से क्या इफेक्ट होगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, गुडविल का एडजस्टमेंट करना होगा, गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा और एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है, देखो कंपनी का जो कैपिटल होता है ना उसको कहते हैं शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल कई टाइप्स में होते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब कि कंपनी इतना कैपिटल से क्या हुआ, रजिस्टर्ड होता है। उसके बाद जितना शेयर इशू हुआ उसे हम क्या कहते हैं, इशूड कैपिटल। एक होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जितना शेयर अप्लाई हो गया, ठीक है ना, जितना शेयर का एप्लीकेशन सेल हुआ उसको क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल। और जितना शेयर अप्लाई हुआ उसको सब्सक्राइब कैपिटल। एक होता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब हम एक शेयर इशू किए 10 के रेट से और इस शेयर से हमको 8 रुपया ही मिला और 2 रुपये हम क्या कर दिए, शेयर होल्डर के पास ही रहने दिए कि जब कंपनी का डिजोल्यूशन होगा तब हम तुमसे मांगेंगे। तो ये जो 2 रुपया जो छोड़ दिए ना, इसको कहते हैं रिजर्व कैपिटल। और रिजर्व कैपिटल कब एक्वायर किया जाता है, कब उसका कॉल किया जाता है, जब कंपनी का डिजोल्यूशन होता है, कंपनी बंद होती है। तो 10 रुपये का शेयर में से कितना आपका कॉल्ड अप हुआ, 8, तो हो गया कॉल्ड अप कैपिटल। एक होता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब जितना शेयर से पेड अप हुआ, ठीक है ना। तो इसमें से बोल रहा है कि कौन सा कंपनी का रजिस्टर्ड कैपिटल है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल को ही क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल कहा जाता है। तो आंसर क्या हो गया, ए। इफ़ लॉस ऑन री इशू ऑफ शेयर इज लेस देन द अमाउंट फॉरफेटेड, प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू। देखो इसको अच्छे से समझना, ये फॉरफेचर का क्वेश्चन है, कंपनी का फॉरफेचर का क्वेश्चन, जब शेयर फॉरफेट किया जाता है। तो सुनो ध्यान से, मान लो एक शेयर होल्डर के पास 100 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स, 100 शेयर्स, और 10 के रेट से उसको इशू किया गया था। उसने 7 रुपया पेड कर चुका, लेकिन वो कॉल्स पे जो 3 रुपये जो कॉल्स पे बकाया था उसका ड्यू रह गया, जिसके कारण उसका शेयर क्या कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। ठीक है ना, क्या कर लिया गया, जब। तो शेयर फॉरफेट का एंट्री क्या करते हैं, तो शेयर इशू का एंट्री ये होता है ना स्टूडेंट, बैंक टू शेयर कैपिटल। शेयर इशू का क्या एंट्री होता है, बैंक टू शेयर कैपिटल। तो शेयर फॉरफेट का क्या एंट्री होगा, तो पलट जो उल्टा अपोजिट हो जाएगा एंट्री, क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब बैंक डेबिट है, यहाँ क्रेडिट में चल जाओ, लेकिन बैंक क्रेडिट नहीं करना है क्योंकि रिफंड हो जाएगा। इसका मतलब कि जितना बैंक डेबिट किया उतना जब्त हो जाएगा। तो जस्ट अपोजिट दिखा दो, शेयर फॉरफेचर। और कितना बकाया, 3 रुपये, तो बकाया को क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर को कहाँ दिखाया जाता है, डेबिट में, लेकिन यहाँ जब्त हो रहा है तो जस्ट रिवर्स एंट्री कर देंगे, कहाँ चला जाएगा, कॉल्स इन एरियर क्रेडिट में। 100 शेयर 10 का रेट से हो गया 1000, 7 रुपये पेड कर चुका है शेयर होल्डर, यानी कि इसका हम पैसा क्या कर लिए, 7 रुपये जब्त कर लिए। तो 100 गुने 7 कितना, 700। 3 रुपये ड्यू रह गया पर शेयर, तो 3 गुने 100 कितना हो गया, 300। ठीक है, अब इसमें से हम क्या किए हैं कि ये जो 100 शेयर कंपनी जो जब्त किया उसको 9 के रेट से रीइशू कर दिया। 100 शेयर जो कंपनी जो जब्त किया था, जो फॉरफेट किया था, उसको 9 के रेट से इशू कर दिया। तो 10 का चीज़ 9 में बेच रहे तो 1 रुपया क्या हो गया, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो क्या एंट्री होगा, बैंक दिया। और रीइशू के केस में डिस्काउंट के लिए कौन सा अकाउंट यूज़ करते हैं, शेयर फॉरफेचर, यानी कि जो हम शेयर जब्त किए हैं उसी से राइट अप करते हैं। तो डिस्काउंट न लिख के क्या लिखेंगे, शेयर फॉरफेचर, और 2 हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 100 गुने 10, 1000 होगा। ये 9 के रेट से कितना हो गया, 900, और फॉरफेट कितना, डिस्काउंट 1 रुपया, तो 100 गुने 1, 100। अब यहाँ देखो शेयर फॉरफेचर 700 और शेयर फॉरफेचर डेबिट कितना, 100, यानी कि हमारा जो शेयर फॉरफेचर में क्रेडिट है 700, उसमें से 100 क्या हो जाएगा, हम डेबिट कर दिए।
अब जो बचा कितना शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस 600, तो जो बच गया उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्या एंट्री होगा, तो शेयर फॉर फ्यूचर आपका क्रेडिट है, उसको उठाकर डेबिट कर दो, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट और 2 किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो कैपिटल रिजर्व में, ठीक है ना। कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना 600। और एक कैपिटल रिजर्व को कहाँ दिखा देते हैं, तो बैलेंस शीट में, शेयर होल्डर फंड में, रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में दिखाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला जा रहा है कि इफ़ लॉस ऑन द रीइशू ऑफ शेयर, ठीक है, रीइशू में लॉस कितने का हुआ बताओ तो, 100 रुपये का, वो जो है फॉरफेटेड अमाउंट से लेस हो। फॉरफेटेड आपका हिसाब 700 और लॉस ऑन रीइशू ऑफ शेयर कितना है 100, तो कितने का डिफरेंस, तो यानी कि ये लेस है ना, ये कम है, वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो जो प्रॉफिट होता है किस में ट्रांसफ़र हो जाता है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में। तो इसका आंसर हो गया ए। द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन, नेक्स्ट कौन सा नंबर है 41, द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयर कैन बी एडजस्टेड अगेन, ठीक है। देखो ओवर सब्सक्रिप्शन तो पता ही होगा स्टूडेंट, ओवर सब्सक्रिप्शन देखो क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन, कंपनी शेयर इशू किया 10,000 शेयर, लेकिन अप्लाई हो गया 12,000 शेयर्स। अप्लाई होने का मतलब हो गया कि हमने जितना शेयर इशू किया उससे ज़्यादा अप्लीकेशन रिसीव्ड हो गया, इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो हमने एक्स्ट्रा कितने शेयर का अप्लीकेशन रिसीव कर लिया, 2,000 शेयर्स का। तो इस 2,000 शेयर को कैसे एडजस्ट करते हैं, तो एक होता है कि रिफ़ंड करते हैं, एक हम लोग अलॉटमेंट के साथ करते हैं, और एक हम लोग कॉल्स के साथ करते हैं। कॉल्स का मतलब फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल। तो वही बोल रहा है कि एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयर कैन बी एडजस्टेड, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देंगे, फर्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट कर देंगे, सेकेंड कॉल, यानी कि आंसर क्या हो गया डी, ऑल ऑफ द एबव। ओवर सब्सक्रिप्शन में जो एक्स्ट्रा हम पैसा ले लेते हैं ना एप्लीकेशन का, वो हम क्या करते हैं, उसको कैसे एडजस्ट करते हैं, या तो रिफ़ंड करेंगे, अलॉटमेंट के साथ करेंगे, या कॉल्स के साथ। कॉल्स में या तो फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, ओके। कैपिटल इंक्लूडेड इन द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड, ठीक है। देखो ध्यान से, इसका हम क्वेश्चन का पहले मत इसका बताओ क्या होगा आंसर, इसका क्या होगा आंसर, कैपिटल इंक्लूडेड इन द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। देखो बैलेंस शीट बनाते हैं ना, मान लो जो शेयर होल्डर्स फंड दे दिए, उसमें ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल जो होता है, इसका अमाउंट देकर क्या करते हैं, डबल लाइन से क्लोज कर देते हैं, मतलब इसका टोटलिंग नहीं होता है। इशूड कैपिटल भी, अगर पेड अप कैपिटल दिया हो तो इशूड शेयर कैपिटल भी क्या होगा, डबल लाइन देकर क्लोज कर देंगे। सब्सक्राइब कैपिटल के साथ भी यही करते हैं, लेकिन पेड अप कैपिटल को क्या करते हैं, अदर लायबिलिटीज़ के साथ ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो ये बोला कि कौन सा कैपिटल कंपनी के लायबिलिटी में इंक्लूड होता है, तो पेड अप कैपिटल, ठीक है ना। नेक्स्ट है तुम्हारा 43, शेयर आर इशूड एट। देखो शेयर को कैसे इशू करते हैं, तो एक इशू किया जाता है पब्लिक को कैश में, तो क्या एंट्री करते हैं शेयर इशू करने का, बैंक टू शेयर कैपिटल। तो एक तो तरीका है कि शेयर इशू करते हैं, कंसिडरेशन में क्या होता है, कैश होता है। एक होता है हम वेंडर को इशू करते हैं, किसको, वेंडर को। वेंडर को कैसे इशू करते हैं, मान लो उससे हम फिक्स एसेट्स खरीदें, तो एंट्री क्या करते हैं, फिक्स एसेट्स खरीदने का, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा वेंडर्स अकाउंट। आप ही वेंडर को हम शेयर इशू कर दिए, तो क्या एंट्री होगा, तो होगा वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो एक होता है कैश में और एक होता है अदर कंसिडरेशन, ठीक है ना, यानी कि दोनों आंसर होगा ए एंड सी। तो 43 का आंसर ए एंड सी। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ, डिवेंचर क्या होता है स्टूडेंट्स, तो देखो सुनो ध्यान से, एक कंपनी को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंस की। कंपनी को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंस की। सीधा सीधी समझो, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो कंपनी को फाइनेंस कैसे मिलेगा, तो उसके बहुत सारे सोर्स होते हैं।
एक सोर्स होता है कि कंपनी क्या करता है, शेयर इशू करके फाइनेंस अरेंज करता है। तो शेयर जिसको इशू किया जाता है या शेयर खरीदने वालों को क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कंपनी का क्या होता है, ऑनर होता है। क्या होता है, ऑनर। एक होता है कंपनी डिवेंचर इशू करती है, ठीक है ना, हमारे सिलेबस में है ना डिवेंचर। कंपनी डिवेंचर इशू करती है, तो डिवेंचर जो लेने वाला होता है उसको हम लोग डिवेंचर होल्डर या क्या करते हैं, क्रेडिटर कहते हैं, मतलब लोन देने वाला। डिवेंचर क्यों इशू किया जाता है, जब कंपनी को फाइनेंस चाहिए, लोन चाहिए। तो शेयर आपका हो गया इक्विटी का पार्ट है। किसका पार्ट है, इक्विटी का। और डिवेंचर किसका पार्ट हो गया, डेब्ट का पार्ट है, ठीक है ना, लायबिलिटी। शेयर आपका क्या हो गया, ऑनर का पार्ट हो गया, डिवेंचर हो गया लायबिलिटी का पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो हम जब एंट्री करते हैं स्टूडेंट, तो जैसे कि हम डिवेंचर इशू किए, तो डिवेंचर इशू किए तो क्या हो गया, पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब किसको इशू कर रहे हैं, होल्डर को, डिवेंचर होल्डर को। तो डिवेंचर होल्डर यहाँ पे क्या है, गिवर हो गया। एंट्री करते हैं, बेसिक एंट्री, बैंक टू डिवेंचर होल्डर। अब ये डिवेंचर होल्डर को किस में ट्रांसफ़र कर देंगे हम, डिवेंचर एप्लीकेशन में। तो जो भी इंस्टॉलमेंट पे दे रहा है, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्रेडिट से, और टू क्या हो जाएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। आपका ये दो एंट्री होता है, लेकिन आप इन दोनों को कंपाउंड करके एक एंट्री क्या करते हैं, तो डिवेंचर होल्डर क्रेडिट और डिवेंचर होल्डर डेबिट। ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा जब लेजर बनाओगे। तो क्या एंट्री बचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो जब भी टेक्स्ट बुक में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एंट्री करते हैं, तो फर्स्ट एंट्री ना करते हैं बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन। तो डिवेंचर एप्लीकेशन बेसिकली है क्या, डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर क्या है, पर्सन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है, यानी कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट। तो जितना भी डिवेंचर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन कौन से अकाउंट में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। कौन सा अकाउंट में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। एक है डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है, डिवेंचर होल्डर कौन है आपका, डिवेंचर होल्डर जो है वो क्या है, क्रेडिटर है, लोन देने वाला है। तो लोन देने वाले को हम क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे ना। तो डिवेंचर होल्डर को मिलेगा इंटरेस्ट। डिविडेंड किसको मिलता है, शेयर होल्डर्स को। अब देखो शेयर डिविडेंड क्या होता है, मान लो कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है ना, कंपनी का प्रॉफिट क्या करती है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक मैनेजमेंट के पास, एक मैनेजमेंट के लिए, और एक ऑनर के लिए या शेयर होल्डर्स के लिए। कंपनी के मैनेजमेंट के पास जो प्रॉफिट होता है उसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। और ऑनर के पास जो होता है वो क्या होता है, डिविडेंड। ये कंपनी की बात हो रही है, ये प्रॉफिट किसका है, कंपनी का है। तो कंपनी का प्रॉफिट जो होता है दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक रिटेन्ड अर्निंग के रूप में जिसको मैनेजमेंट रखती है कंपनी को ऑपरेट करने के लिए, और एक होता है डिविडेंड ऑनर रखती है जो शेयर होल्डर्स होते हैं डिविडेंड के लिए, ठीक है ना। तो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दिया जाता है और इंटरेस्ट किसको दिया जाएगा, डिवेंचर होल्डर्स को, ठीक है। प्रॉफिट का कुछ नहीं होगा, प्रॉफिट को डिवाइड किए जाते हैं कि एक पोर्शन मैनेजमेंट रखेगा, एक पोर्शन ऑनर्स रखेंगे, ठीक है ना। बोनस तो पता ही होगा, बोनस क्या होता है, एम्प्लॉय को देते हैं हम लोग, ठीक है ना, एम्प्लॉय को। जब कंपनी में अच्छा चल रहा है तो बोनस दे दिया जाता है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिवेंचर क्या है, रिजर्व है, लायबिलिटी क्या है, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम होता है ना, शेयर इशू करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम को कहाँ दिखाते हैं, तो लायबिलिटी साइड शेयर होल्डर फंड्स के हेड में। शेयर होल्डर फंड में आपका दो हेड बनता है, देखो शेयर होल्डर्स फंड में, शेयर होल्डर्स फंड में दो हेड बनेगा, एक शेयर कैपिटल और एक बनता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में ही आता है आपका प्रॉफिट ले लेते हैं, ये क्या कहते हैं, कैपिटल रिजर्व ले लेते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम ले लेते हैं। अच्छा, तो प्रीमियम आपका क्या है, लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है। सब्सक्रिप्शन होता है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब कि 10,000 शेयर इशू किए और एप्लीकेशन कितने का रिसीव्ड हो गया, 12,000 शेयर का, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब 10,000 शेयर इशू किए और 8,000 शेयर का एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ, तो इसको कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन क्या होगा, तो 10,000 शेयर इशू किए
और 10,000 शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गया, तो यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन कितने टाइप का, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड फुल सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। एक है ये एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आर मेड अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है। यानी कि जब शेयर का अलॉटमेंट किया जाता है तो कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग, तो इसको तो याद ही रखना होगा स्टूडेंट, सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आर मेड, यानी कि शेयर का अलॉटमेंट कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग होगा, तो सेक्शन 39 ऑफ कंपनी एक्ट। अब ये देखो यहाँ पे इफ एक्स्ट्रा मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स आर नॉट रिटर्न विद इन 15 डेज, तो इंटरेस्ट कितना परसेंट, ये भी याद रखो 12%। ये जैसे होता है कंपनी शेयर इशू की और एक्स्ट्रा अमाउंट ले लिया, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो जब एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा मनी रिसीव्ड हो गया तो उसको 15 डेज़ के अंदर में रिटर्न नहीं करने पर कितना इंटरेस्ट करना होगा, 12% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना देख लो बच्चों, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ये आपका एक पार्ट 1 हुआ, ये जो लेक्चर है आपका क्या हुआ, पार्ट 1 हुआ। हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पार्ट वाइज, ठीक है। तो एक दिन में इतना पॉसिबल है नहीं कि सारा क्वेश्चन सॉल्व करके समझाते हुए हो, ठीक है, क्योंकि एकदम लेंदी हो जाएगा और होता है थोड़ा सा क्या कहते हैं, तो आज इतना ही रहने दो। थैंक यू, इसको एक बार देख लो अच्छे से।